गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने हैं। क्या स्टार्ट करना है? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है। तो मैंने बताया कि फेडरलिज्म होता ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके बाद डिफरेंट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने ये भी बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे मतलब इनकी अलग वैल्यूज होती है, इनके अलग राइट्स हैं एंड दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू नो दैट दीज राइट्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने राइट्स हैं, ये राइट्स उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो द सोर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। ठीक है, बोथ गवर्नमेंट आर आल्सो गेनिंग देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से दोनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर इक्वल है एंड इट इज आल्सो द प्रोविजन ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि ईच गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद द पावर्स ऑफ द अदर गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट अपने पावर्स को दूसरे गवर्नमेंट के पावर में इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दूसरे गवर्नमेंट के पावर में एक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दिस इज द रूल ऑफ द फेडरेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन हम दो तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। एक देखेंगे बेटा नॉर्मल सिचुएशन पे सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते हैं और फिर देखेंगे इमरजेंसी पर कैसे होते हैं। एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी पर सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते हैं, ये दो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में मैंने बताया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन दो तरीके से देखेंगे और फिर देखेंगे कब तक टाइम टू टाइम देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहे। तो अगर हम बेटे नॉर्मल सिचुएशन पे सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं जब कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती। मैंने बताया था कि हमारे कंट्री में 3 आर्टिकल्स के थ्रू इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। पहला 352 आर्टिकल्स है, 352 और दूसरा 356 है और तीसरा 360 है। ये 3 आर्टिकल्स के थ्रू इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। ये इमरजेंसी होती है जब हमारे कंट्री पे कोई अटैक कर दे, कोई अट्रैक कर दे तब। और ये तब होती है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने वर्क में फेलियर हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट फेल। और ये क्या होती है? फाइनेंशियल यानी मनी, फाइनेंशियल या इसी कह सकते हैं कि मनी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय ये आर्टिकल्स यूज किया जाता है। तो हम अभी ये सिचुएशन पे नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन इम्प्लीमेंटेबल नहीं, नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कंडीशन बहुत रेयर कंडीशन पे होती है। फॉरेन अटैक होगा, विदेश से किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया हो या तो सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तब ये आर्टिकल यूज किया जा सकता है। 356 स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर पर होता है, बाई चांस का यूज अब बाई चांस होने लगा है, पहले तो बहुत ज्यादा यूज होता था। और आर्टिकल 360 आज तक इंडिया में एक भी बार नहीं यूज हुआ। हालांकि 1991 में सिचुएशन इकोनॉमिक क्राइसिस की जैसे आ गई थी, बट भारत सरकार ने कभी भी आज तक आर्टिकल 360 के थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। ठीक है, आज तक नहीं डिक्लेयर। तो इनके बारे में हम रेयर केस में पढ़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन पे अगर हम पढ़ते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे देखते हैं कि हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैसे रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे देखते हैं सेंट्रल स्टेट कंडीशन कैसे रहते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन पर बच्चों मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सिचुएशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अलग 97 सब्जेक्ट मिले हुए हैं, 97 पावर्स मिले हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अलग क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अपने 96 पावर मिले हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अलग 61 पावर मिले हुए हैं। तो दोनों गवर्नमेंट अपने अपने फील्ड में वर्क करते हैं, दोनों गवर्नमेंट अपने अपने फील्ड में लॉ बनाते हैं और उन लॉ को अपने अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने पहले बता दिया है। मुझे जो बताना है आज वो बताना है कि टाइम टू टाइम पर कैसे रहे सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 की बात में बता रहा हूँ, 1947 से और 1966 के 1964 तक की पहले घटना लेते हैं। 1966 से लेकर के 1947 से लेकर के 1964 तक ये टाइम पीरियड है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का ये टाइम पीरियड जवाहरलाल नेहरू का है। ये टाइम पीरियड में होता क्या है, तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम पीरियड में, ये जवाहरलाल नेहरू का जब टाइम पीरियड आता है 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का जब टाइम पीरियड आता है, तो इस टाइम पीरियड में क्या हमें देखने के लिए मिलता है
तो इस टाइम पीरियड में एक तो जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, एक करिश्माई लीडर थे, ठीक है। क्या क्रिटिसाइज है हमें यह नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बता दूं कि निर्विरोध वो एक अच्छे लीडर थे और उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उनकी बात को सारे स्टेट गवर्नमेंट मानते थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ 1947 से 1964 पर मोस्ट ऑफ स्टेट पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं आपको बता दूं कि जब सेंटर और स्टेट, कोई स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रूल करती है बेटा, तो सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो सेंटर पे बैठा होगा वो बड़ा लीडर होगा। एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट टाइम पे दे रहा हूँ, मोदी बड़े लीडर हैं योगी से, तो मोदी जो बात कह देते हैं योगी आंख बंद करके उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यू आर सीइंग इट। और तो एक ही पार्टी की जब दोनों जगह पर, दोनों लेवल पर, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है, इन बोथ प्लेसेस देयर इज वन मतलब सिंगल पार्टी इज रूलिंग इन स्टेट एज वेल एज द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, देन द रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी वेल, अच्छे कंडीशन पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक ही पार्टी की रूल कर रहे हैं, एक ही पार्टी, और एक पार्टी में बड़ा टॉप लीडर जो होगा वो सेंटर पर बैठा हो, जो स्टेट लेवल का लीडर है वो स्टेट में बैठा है, और दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, दोनों एक दूसरे की बात को मानेंगे, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टेट गवर्नमेंट मानेगी। फिर इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल है कि आपको जो इस समय मोदी कहते हैं वो योगी कहते हैं, और मोदी हमेशा कहते हैं कि योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है योगी की लीडरशिप में, और योगी कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हम अच्छा करें। यही पहले जब अखिलेश और मोदी की गवर्नमेंट थी तो मोदी कहते थे कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, और ये अखिलेश खा जा रहे हैं, और अखिलेश हमेशा ब्लेम लगाते थे कि मोदी हमारे क्या कहते हैं हमारे स्टेट के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, हमको ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं फंड दे रहे हैं, है ना। तो सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेस में थे, लेकिन आज देखते हैं सेंटर स्टेट, तो मैं आपको बता रहा था कि 1946, 1947 से 1964 तक हम देखते हैं मोस्ट ऑफ स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और अब कांग्रेस की पार्टी थी मोस्ट ऑफ स्टेट। मैं सारे स्टेट की बात नहीं करता क्योंकि कुछ स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश में और क्या कहते हैं आपके तमिलनाडु में कुछ एंटी कांग्रेस पार्टीज आने लगी थी, कांग्रेस की अपोजिशन की पार्टी आने लगी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टेट वे रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। और हम क्या देखते हैं, और सेंटर में जवाहरलाल नेहरू की रूल कर रहे थे, तो इस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत अच्छे रहे, कभी कंट्रोवर्सी जैसी कंडीशन सिचुएशंस नहीं है। राइट, कब से 1947 से लेकर के 1964 तक देयर वर वेरी गुड पोजीशंस ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस, और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, ठीक है। तो अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद दूसरी चीज आते हैं कि 1966 के बाद 1966 में 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और उसकी जगह प्रधानमंत्री बनते हैं आपके मोरारजी देसाई, क्या नाम लाल बहादुर शास्त्री। 1966 से लेकर के 1964 से लेकर के 1966 तक बच्चों कौन थे? क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के पीएम थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे ही बने रहते हैं, लगभग सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे सिचुएशन पे रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी आने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि साउथ के कुछ स्टेट में, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ पार्टियां, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी, आंध्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट होता है वो टीडीपी पार्टी का डेवलपमेंट होता है। टीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है तेलुगु देशम पार्टी का फॉर्मेशन होता है। या ये क्या कहते हैं रूल में आती है, तो ये क्या कहते हैं अपने अधिकार, स्टेट अपने ज्यादा अधिकार मांगना शुरू कर देता है, दोनों के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। या डीएमके आता है तमिलनाडु में, डीएमके द्रविड़ मुनेगम का निगम पार्टी, या एआईडीएमके, इसके जो एम करुणानिधि, इसके फाउंडर जो थे एम करुणानिधि थे। और एआईडीएमके जो अभी तक इनकी रूल को अभी तक इस पार्टी को कौन संभाला था? जयललिता। अभी जो आप लोगों को जयललिता, जो आप लोगों को चर्चित नेम है जयललिता, लेकिन अब इनकी डेथ हो गई है। तो एआईडीएमके, तो इन पार्टियों का आविर्भाव हुआ, ये पार्टियां अपने ओरिजिनेट में आई, और इन पार्टियों ने क्या किया कि एक तरीके से मतलब एक एजीपी आता है, असम गण परिषद, एजीपी का नाम भी हम ले लेते हैं, एजीपी। ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि सुधारवादी आंदोलन से स्टार्ट हुई थी, असम गण परिषद,
तो मेरे कहने का मतलब ये पार्टियां अपने ओरिजिनेट होती हैं और ये पार्टियां अपने रूप में आती हैं। तो ये पार्टियों ने क्या किया कि जब सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग रिलेशन बने तो पार्टियों का थोड़ा कंट्रोवर्सीज का दौर आया, और वो कंट्रोवर्सीज का दौर ये इस लेवल पर आया कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक टेंशन स्टार्ट हुई। सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा इस पावर को अपने पास रखना चाहता था, अपने तुलवा करना चाहता था, स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना चाहती थी। इस बात को लेकर के काफ़ी आयोग भी बने, जैसे सरकारी आयोग आया, ठीक है। और सरकारी आयोग काफ़ी चर्चित आयोग था जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को डिवाइड, मतलब फाइनेंशियली रिडिवाइड की, किसको कितना दिया जाना चाहिए, किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक का आयोग आया। कई आयोग आए, तो इन आयोग ने के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही कि किसको कितना पार्ट दिया जाए, कैसे क्या वर्क किया जाए। तो ये इससे रिलेटेड क्या कहते हैं काफ़ी विवाद देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस काफ़ी कंट्रोवर्सीज फुल हो गए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि सेंट्रल जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कब होती है? 1977 के चुनाव में, 1976-77 के इलेक्शन में कांग्रेस रूल से बाहर हो जाती है। और जब कांग्रेस रूल से बाहर होती है तो सरकार बनती है जनता पार्टी की, और जनता पार्टी ने आर्टिकल 356 का सबसे ब्रॉडली यूज किया, और जितनी जगहों पर सेंटर का इस कांग्रेस की जितने स्टेट पर कांग्रेस की सरकार चली थी सारी जगहों को कांग्रेस ने टर्मिनेट कर दिया, तो जनता पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया। आर्टिकल 356 लगाकर उनको टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और जितने गवर्नर थे जिनका टाइम पीरियड पूरा हो ना पूरा हो, अपॉइंटेड बाय कांग्रेस पार्टी, सबको हटा मार दिया, ठीक है। जब इसके बाद में क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जब 1980 में जब फिर से कांग्रेस बाहर लौट के आती है और इंदिरा गांधी फिर पीएम बनती है, तो इंदिरा गांधी पीएम बनने के बाद फिर क्या करती हैं कि वो जितनी जगह पर जनता पार्टी की सरकार चल रही थी सबको आर्टिकल 356 लगा के टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके सेंट्रल स्टेट रिलेशन अपने बैडेस्ट फॉर्म में, जबकि अम्बेडकर जी ने कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से डिजाइनर या ड्राफ्ट मैन कह सकते हैं, या मनु ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल के मनु जिन्हें कहा जाता है, अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड इन रेयरेस्ट पोजीशन, बहुत रेयरेस्ट पोजीशन पे यूज किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया, बहुत ज़्यादा बार यूज किया गया। और उसका रिजल्ट फिर बाद में अभी तो इस समय सेंट्रल स्टेट रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, मानते हैं अपोजिशन की पार्टियां रहती है, अपोजिशन की पार्टियां काफ़ी हद तक सेंटर पर डोमिनेट होने की कोशिश करती हैं, और खासकर कोलिजन गवर्नमेंट के समय तो बेटा बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाती हैं, जब कई क्षेत्रीय पार्टियों से, कई स्टेट लेवल की पार्टियों से मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, सिंगल पार्टी के सिंगल पोलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन पर क्या कहते हैं काफ़ी डोमिनेंट होने की कोशिश करती हैं। और लेकिन आपको मैं ये तीनों आर्टिकल्स के बारे में बता देना चाहता था कि जब ये तीनों आर्टिकल 356 और 352, तो 352 यूज कर दिया जाता है तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हमारा देश ही यूनिटरी हो जाता है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट की पावर अपने से सस्पेंड हो जाती है। जैसे आर्टिकल 352 का डिक्लेरेशन होता है बेटा, वैसे सारे स्टेट गवर्नमेंट की पावर अपने से सस्पेंड हो जाती है और पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का में चली जाती है और कंट्री फेडरल की जगह पर यूनिटरी बिहेव करने लगता है, ठीक है। आर्टिकल 356 को देखते हैं तो आर्टिकल 356 एक पर्टिकुलर स्टेट में यूज किया जाता है, जैसे जिस स्टेट में डिक्लेयर कर देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट सरेंडर नहीं हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम खत्म हो जाता है, हटना पड़ता है और प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। आर्टिकल 360 आज तक वैसे यूज तो नहीं हुआ, लेकिन आर्टिकल 360 जब यूज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर अपने से खत्म हो जाती है। तो ये एक कंट्रोवर्सीज का दौर आता है कि ये क्या कहते हैं, अब इसका रिजल्ट रहा है कि हमेशा स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा पावर की डिमांड करते हैं, क्योंकि स्टेट दुहाई देते हैं इस बात की, ये बात कहते हैं कि ये इट इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कंट्री, इट इज़ ए फेडरल कंट्री, दैट्स व्हाई द रीजन वी हैव पावर्स एंड, ठीक है। तो हमारे पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा में प्रोवाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस मोमेंट को सपोर्ट करता है कि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वरना फाइनेंशियल रिलेशन बढ़ाकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है। अब बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है वो डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन।